आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर जनरेटिंग कोड फ्रॉम डैग डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ का यूज करते हुए हम कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं। कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं यानी हम किस कोड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम असेंबली कोड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। अभी तक हमने अपने पुराने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि इंटरमीडिएट कोड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने पोस्ट फिक्स नोटेशन देखा था। हमने पोस्ट फिक्स नोटेशन के बाद सिंटैक्स ट्री देखा था। सिंटैक्स ट्री के बाद हमने देखा था थ्री एड्रेस कोड। थ्री एड्रेस कोड को फिर हमने फर्दर कैटेगराइज किया था क्वाड्रुपल पर, ट्रिपल पर और इनडायरेक्ट पर। जब इतना कर लिया हमने, इसके बाद हमने ये देखा था कि जो कॉमन सब एक्सप्रेशन है उनको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता था। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा जिसको हम डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ से जानते हैं। और डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ के हमने कुछ न्यूमेरिकल भी देखे। अब बात आती है कि डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ हमारा रेडी हो गया है। अब उस डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ को यूज करते हुए हम कोड कैसे बना सकते हैं। तो ये वीडियो लेक्चर जो है डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ को यूज करते हुए कोड बनाने की प्रोसेस को इंडिकेट करेगा। तो डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ को यूज करते हुए कोड किस तरह से जनरेट कर सकता है, इसकी कुछ मेथड्स हैं हमारे पास। जैसा कि आप यहाँ डिस्प्ले पर देख रहे हैं, जनरेशन ऑफ द कोड फ्रॉम द डैग्स। क्लियर। तो मेथड्स जो हैं, पहले नंबर पे जो मेथड है ये मेथड होती है आपकी रीअरेंजिंग ऑर्डर। क्लियर। रीअरेंजिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है, जैसे कि मान के चलिए कि आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया है या हाई लेवल लैंग्वेज का कोड सेगमेंट दिया है और आपने उसका थ्री एड्रेस कोड बनाया है। तो थ्री एड्रेस कोड का जो सीक्वेंस है, से फॉर द एग्जांपल ये T1 है, फिर T2 है, फिर 3 है, फिर T4 है, फिर T5 है, फिर T6 है, फिर T7 है। इतने सारे हमारे पास कोड हैं। अब इन कोड को हम यूज करेंगे, यानी ये थ्री एड्रेस कोड, इनकी मदद से हमने क्या बनाया, इनकी मदद से हमने बनाया डैग। और ये सीक्वेंस ऑफ कोड है, इंटरमीडिएट कोड है, थ्री एड्रेस कोड है। क्लियर। इसकी मदद से हमने क्या बनाया, डैग। और डैग क्या करेगा, डैग सीधी सी बात है, इसमें जो भी कॉमन सब एक्सप्रेशन है, जैसे ये है या ये है या ये है, जो भी कॉमन सब एक्सप्रेशन है उसको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा। उसको रिड्यूस करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा। उसको आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा ट्री बन जाएगा जो डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ रहेगा। ये मान के चलिए कि हमारे पास एक डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ रेडी हो गया। अब इस डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ को यूज करते हुए हम कोड बनाना है। तो कोड बनाने के लिए जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास जो मेथड्स हैं, पहली मेथड है रीअरेंजिंग ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ T1 से स्टार्ट हुआ था, अब रीअरेंज कर लें तो ये हो सकता है मे बी चांस T2, T4, T6, T7 और फाइनली T7। ओके, ये हमारा रीअरेंज होके नया ऑर्डर मिला। पहले ये था, ये बनाया और रीअरेंजिंग होके ये मिला। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कोड जनरेट कर सकते हैं। अगला जो हमारे पास मेथड है, जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं, ये है हमारा ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग। ह्यूरिस्टिक ऑर्डरिंग गाइस ये एल्गोरिथम है और प्रोसेस है। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम में हम ये जो नोड होते हैं, इस नोड में इंटीरियर नोड जो होते हैं, जैसे इंटीरियर नोड क्या होते हैं, इंटीरियर नोड वो नोड होते हैं जिनके चाइल्ड हों। लीफ नोड को इंटीरियर नोड कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये इंटीरियर नोड है, ये इंटीरियर नोड है। ओके, और ये भी एक इंटीरियर नोड हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये भी हमारा एक रूट नोड है। तो रूट नोड ऑलवेज इंटीरियर नोड होगा। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, इनको सीक्वेंस करते हैं, और ये सीक्वेंसिंग रीअरेंजिंग ऑफ ऑर्डर कहलाती है। फिर से समझ लेते हैं इसको। ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम ऑर्डरिंग के लिए यूज होता है, ऑर्डरिंग ऑफ नोड का, और उसको रीअरेंज किया जाता है। तो दिस इज द रीअरेंजिंग। और फिर एक एल्गोरिथम या मेथड्स है हमारे पास, वह एल्गोरिथम मेथड्स है 3 नंबर पे जो दिख रहा है, वो है हमारा लेबलिंग एल्गोरिथम। लेबलिंग एल्गोरिथम जो है वो डैग को यूज करते हुए डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ के लिए कोड को जनरेट करता है। तो गाइज ये 3 मेथड्स होती हैं। इनमें लेबलिंग एल्गोरिथम में भी हम जो डैग बना है उसको हम क्या करते हैं, लेबल्स करते हैं। लेबल्स यानी उसको नंबर देते हैं। तो इस पूरे वीडियो को हम एक बार फिर से अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जनरेशन ऑफ कोड की विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द डैग। डैग की मदद से हम
कोड कैसे जनरेट करते हैं और कोड कौन से जनरेट करना है। यहाँ पर हम असेंबली कोड जनरेट करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। पहली मेथड रीअरेंजिंग ऑर्डर है, दूसरी मेथड ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है और तीसरी मेथड जो है हमारे पास लेबलिंग एल्गोरिथम है। ये प्रोसेस को अप्लाई करके 3 एड्रेस कोड से डैग बनाएंगे, लेबलिंग करेंगे, ह्यूरिस्टिक करेंगे, रीअरेंजिंग ऑर्डर करेंगे और फिर उसके लिए हम फाइनल मशीन कोड जो है वो रेडी करेंगे। और ये जो कोड बने, ये कोड हमारे बन के आए हैं किससे, डैग से। तो चलिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि लेबलिंग एल्गोरिथम किस तरह से वर्क करता है। तो लेबलिंग एल्गोरिथम गाइस, जैसा कि अभी हमने देखा कि लेबलिंग एल्गोरिथम इज जनरेट द ऑप्टिमल कोड, यानी रिड्यूस करेगा। यहाँ देखिए 7 लाइन ऑफ कोड थे, अब हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 बने। ओके, तो लेबलिंग एल्गोरिथम is used for generate the optimal code for given expression which is using the minimum registered whatever the list of register, उसमें से कम रजिस्टर्ड को यूज करेगा। और आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि लेबलिंग एल्गोरिथम जो है वो यूज किया जाता है 2 इंपॉर्टेंट काम के लिए। पहला जो इंपॉर्टेंट काम है वो आइडेंटिफाई करिए आप कि सबसे, यानी आइडेंटिफाई आप पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड के लिए कितने रजिस्टर्ड की जरूरत पड़ेगी। ओके, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि इस पर्टिकुलर 3 एड्रेस कोड में कितने रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी, तो ये आप लेबलिंग एल्गोरिथम से पता लगा सकते हैं। दूसरा, ये ऑप्टिमाइज कर देता है ऑप्टिमल कोड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। ओके, तो यूजिंग द लेबलिंग एल्गोरिथम वी कैन डन, यानी विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द ट्री। तो लेबलिंग एल्गोरिथम में हमको ट्री बनाना है और इसमें हम बॉटम अप ऑर्डर को अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। हमारे पास एक कोड है t equals to a plus b, t2 equals to c plus d, t3 equals to e minus t2 और x जो है वो होल्ड करके रखेगा वैल्यू t1 माइनस t3 की। ये एग्जाम्पल है, 3 एड्रेस कोड है। ओके, तो जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया रहेगा, सपोज अगर हम इसका 3 एड्रेस कोड, इसका हम एक्सप्रेशंस बनाएं, तो इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो ये बनेगा कि x इक्वल्स टू a प्लस ऑफ b माइनस e माइनस c प्लस ऑफ d। अब हम देख लेते हैं, जैसे हमने a प्लस b लिखा, a प्लस b ये वैल्यू कहाँ पर आ गई, t1 पर आ गई। ओके, c प्लस d ये वैल्यू कहाँ पर आ गई, t2 पर आ गई। e माइनस t2 ये पूरे वैल्यू यहाँ पे कंप्यूट होगा, तो ये हो जाएगा e माइनस t2 और ये कहाँ पर स्टोर हो गया, t3 पर। फाइनल t1 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वैल्यू कहाँ पर स्टोर हो गया, x पर। तो क्या बनाया, t1 माइनस t3। इसके लिए 3 एड्रेस कोड बना दिया। हम लेबलिंग एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा स्टेप नंबर 1, उसका आप 3 एड्रेस कोड बना दीजिए, या 3 एड्रेस कोड डायरेक्ट दिया है तो उसका आप ट्री बना लीजिए। तो चलिए हम इसके लिए ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। ट्री यानी इसके लिए हम डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो डायरेक्ट असाइक्लिक ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास आया प्लस, ओके, यहाँ मिला a प्लस यहाँ मिला b, क्लियर। और ये जो नोड है ये इंडिकेट करता है किसको, t1 को, क्लियर। t1 हमारा रेडी हो गया। ओके, अब हमें चाहिए क्या, t2 बना लेते हैं। t2 है प्लस के साथ, प्लस लेफ्ट हैंड साइड पर आया है c और राइट हैंड साइड पर आया है d, और ये मिलके बना हमको t2। t1 और t2 हमारे रेडी हो गए। ओके, अब जो है t2 पर क्या काम हो रहा है, t2 माइनस हो रहा है e के साथ, e लेफ्ट हैंड साइड पर है, e लेफ्ट हैंड साइड पर है, माइनस हो रहा है t2 के साथ। ये हमारा रेडी हो गया। ये हमारा जो एक्सपेंडेड वैल्यू है ये आया t3। x जो है वैल्यू स्टोर होगा, यानी ये x जो है ये स्टोर होगा असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से। ओके, x जो है ये स्टोर, t2 हो गया। अब t1 माइनस क्या करना है हमको, t1 माइनस t3 करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसको अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, ये हो जाएगा आपका t1 और ये हो गया आपका t3। तो t1 माइनस t2 ये किस वैल्यू को स्टोर करता है,
T1 माइनस T2 जो है ये x को स्टोर करता है, तो दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर फाइनल x। क्लियर? तो ये हमने इसका डैग बना लिया, किसका? इस 3 एड्रेस कोड का। अब हमें अप्लाई क्या करना है गाइस? अब इस पर्टिकुलर डैग के लिए हमें लेबलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करना है। तो जैसा नाम से ही इंडिकेटर लेबल, यानी हमको इन नोड को लेबल देना है। अब इन नोड को जो आप लेबल देंगे गाइस, तो वो लेबल जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में आपको देना है, 1 और 0। यहां से आप स्टार्ट करेंगे, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेबलिंग एल्गोरिथम का, वो ये है कि आप रूट नोड से यानी बॉटम अप अप्रोच को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो एक और चीज हमको समझ में आई कि लेबलिंग एल्गोरिथम इज वर्किंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर? ये दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, लेबलिंग एल्गोरिथम इज वर्किंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप। क्लियर? थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो भी पेरेंट है यानी जो भी इंटीरियर नोड है, उनका जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा, वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड हमेशा 1 से इंडिकेट होगा लीफ नोड पर। फिर से समझ लीजिए इस लाइन को, जो भी इंटीरियर नोड है उनका जो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड होगा वो 1 से इंडिकेट होगा लीफ नोड पर। फिर आगे जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो उसकी प्रोसीजर ऑफ कंप्यूटेशन डिफरेंट है, वो हम समझेंगे। और जो राइट मोस्ट चाइल्ड होगा लीफ नोड पर, वो हमेशा 0 से इंडिकेट होगा। जो राइट मोस्ट चाइल्ड होगा वो हमेशा 0 से इंडिकेट होगा। तो चलिए इन 3 पॉइंट्स पर हम काम करना चालू करते हैं। बॉटम से काम करना है, यानी नीचे बॉटम टू टॉप, इंटीरियर नोड इंटीरियर नोड इंटीरियर नोड। ओके, लीफ नोड पर ये इसका लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट को हम देते हैं 1 दे दिया। ये इसका राइट मोस्ट है, इसको हमने दे दिया 0। ओके, यहाँ 1 और 0 का मतलब गाइज ये होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर कितने रिक्वायर्ड है इसके लिए। तो एक रजिस्टर रिक्वायर्ड है, यहाँ पर कोई रजिस्टर रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, यहाँ 1 रजिस्टर का रिक्वायरमेंट है, यहाँ किसी रजिस्टर का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। इंटीरियर नोड के लेफ्ट मोस्ट को 1 देंगे, लेबलिंग एल्गोरिथम हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। इंटीरियर नोड के राइट मोस्ट को हम 0 देंगे। 1 और 0 का मतलब होता है कितने मिनिमम नंबर यहाँ पर रजिस्टर यूज होंगे। तो इसके लिए 1 यूज होगा, इसके लिए 0, यानी यहाँ कोई रजिस्टर असाइन नहीं होगा। ओके, अब ये लीफ नोड है, ये इंटीरियर नोड है। जैसा अभी हमने देखा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये अप्लाई कर दिया। ओके, अब लीफ नोड से हम ऊपर चलते हैं, बॉटम अप अप्रोच को अप्लाई करते हैं। लेबलिंग एल्गोरिथम है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो जो मैक्स होगा वो इसका लेबल हो जाएगा। जो मैक्स होगा वो इसका लेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका लेबल हुआ 1, क्योंकि 1 इज ग्रेटर देन दिस वन। क्लियर? अब ये इसका लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड है। लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को क्या कहते हैं? लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड को 1 से इंडिकेट करते हैं, तो 1 हो गया। अब देखिए गाइस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। अब इसमें तो कुछ ग्रेटर देन लेस देन हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो यहाँ 1 और 1, तो ये 1 आ जाएगा, और साथ में क्या करना है? +1 कर देना है। तो इस नोड का जो लेबल होगा वो होगा 2। फिर से समझ लीजिए, T3 की बात कर रहे हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, दोनों बराबर हैं। 1 + 1, एक नोड आ जाएगा ऊपर 1, और इसमें 1 हम ऐड कर देंगे, 1 रजिस्टर ऐड कर देंगे, और 1 हम ऐड करेंगे, और फाइनल इस T3 का जो वैल्यू काउंट होगा वो होगा 2, यानी T3 का जो लेबल होगा वो क्या होगा? 2। अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। अब हमारे पास जो T1 है, ये दोनों जो बड़ा होगा वो यहाँ आ गया, 1 आ गया। अब T1 और T2 ये X के 2 नोड हैं, एक है T1 एक है T3। T1 और T3 इसमें जो बड़ा है वो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो जो मोस्ट होगा, वो जो बड़ा होगा वो ऊपर आ जाएगा, इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे। सो गाइस, दिस इज द अप्रोच हाउ टू अप्लाइंग द लेबल फॉर पर्टिकुलर नोड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द लेबलिंग एल्गोरिथम। क्लियर? एक बार फिर से हम पूरी प्रोसेस को समझ लेते हैं। जो लीफ नोड होते हैं उनको 1 दिया जाता है, लेफ्ट मोस्ट वाले को, राइट मोस्ट वाले को 0 दिया जाता है। इसको बॉटम अप अप्रोच, जो बड़ा होगा दोनों में वो ऊपर जाएगा, ऊपर आ गया। कंपैरिजन करने के बाद सिमिलरली 1 0 जो बड़ा हुआ वो ऊपर आया। ये इसका लेफ्ट मोस्ट है, इसीलिए इसको 1 दिया। दोनों बराबर है तो 1 ऐड करेंगे, ऊपर 1 गया, 1 ऐड किया, यहाँ जो बड़ा है वो आ जाएगा। जब बड़ा या छोटा ग्रेटर देन लेस देन जब हमको मिल जाता है तो हम 1 ऐड नहीं करते, लेकिन जब दोनों बराबर होते हैं तो 1 हमको ऐड करना पड़ता है। तो गाइस, दिस इज द लेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर डैग।
अब इस लेबलिंग एल्गोरिथम और इस डैग डायग्राम को यूज करते हुए हमको क्या करना है, हमको बनाना है इसका कोड, असेंबली कोड हमको इसका बनाना है। तो कंटिन्यू करते हैं, असेंबली कोड किस तरह से बनेगा इस डैग पर्टिकुलर ग्राफ का। अभी तक हमने सिर्फ लेबल्स किया है, अभी इसका और आगे कंटिन्यू करेंगे और हम इसको जो इसका कोड बनेगा वो कोड लेबलिंग एल्गोरिथम की मदद से कैसे बनेगा उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अभी हमने लेबलिंग एल्गोरिथम अप्लाई किया और लेबलिंग एल्गोरिथम को कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हुए इस एक्सप्रेशन के लिए 3 एड्रेस कोड के लिए ये डैग रिप्रेजेंटेशन बनाया। अब डैग रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हमने जो लीफ नोड था उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले को 1 वैल्यू असाइन की और राइट हैंड साइड वाले को 0। दोनों में कंपैरिजन देखा, जो बड़ा है वो ऊपर आता है, जब दोनों कॉमन होते हैं तो 1 + 1 हम ऐड कर देते हैं एक जाने के बाद और फिर फाइनल ये लेबलिंग हमारा रेडी हो गया। लेबलिंग एल्गोरिथम यहाँ तक हमने अप्लाई कर दिया। अब गाइस हमको क्या करना है, अब इन नोड के लिए हमको कोड लिखना है। कोड कौन से लिखना है, असेंबली कोड लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम असेंबली कोड लिख लेते हैं। असेंबली कोड लिखने के लिए गाइस आप ये समझ लीजिए पहले कि यहाँ जो रूट नोड है इसका जो लेबल आया है वो आया है 2। यहाँ 2 का मतलब क्या होता है कि इस पर्टिकुलर 3 एड्रेस कोड का असेंबली कोड बनाने के लिए हमको मिनिमम 2 रजिस्टर की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि लेबलिंग एल्गोरिथम का एक इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है कि लेबलिंग एल्गोरिथम अप्लाई करके आप मिनिमम नंबर ऑफ रजिस्टर पता लगा सकते हैं। तो फॉर दिस पर्टिकुलर 3 एड्रेस कोड, फॉर दिस एक्सप्रेशन, हाउ मेनी मिनिमम रजिस्टर्स वी आर रिक्वायर्ड, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अब वो 2 रजिस्टर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, मेरे को किन 2 रजिस्टर्स की जरूरत पड़ेगी। मुझे जरूरत पड़ती है, रजिस्टर को हम कैपिटल R से इंडिकेट करते हैं, R0 की और R1 की। अब रजिस्टर का काम क्या है यहाँ पर ये भी समझ लेते हैं। गाइज ये जो रजिस्टर हम यूज कर रहे हैं, इन रजिस्टर्स का जो काम होता है वो होता है इन वैल्यूज को स्टोर करना, फिर उसके बाद उसमें वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर उसके बाद उसके लिए कोड जनरेट करेगा या जो भी असेंबली कोड हम परफॉर्म करेंगे वो। ये हो गया गाइज। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम एक स्टैक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, जिस स्टैक कॉन्सेप्ट को यानी इन रजिस्टर में कौन सी वैल्यू कब स्टोर होगी या कौन सा कोड कब स्टोर होगा उसको प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम स्टैक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। और स्टैक कॉन्सेप्ट का जो इनिशियल जो होता है वो ये होता है कि जो भी स्टैक होगा वो होगा यहाँ पर R0 और यहाँ पर होगा आपका R1। अब मान के चलिए R0 ऊपर क्यों है R1, तो यहाँ पर नंबर ऑफ रजिस्टर जो है वो यहाँ स्टोर होते जाएंगे, R1, R2, R3, R4, R0। अब हमें सबसे पहले रजिस्टर किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली R0 की। तो R0 को हम पॉप करेंगे, जो भी कंप्यूटेशन है उसके अंदर स्टोर करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। अब हमें R1 का जरूरत पड़ा, तो R1 में जो भी कंप्यूटेशन है उसको स्टोर करेंगे, उसको पॉप करेंगे, फिर कंप्यूट कर लेंगे। अब इनको हमको दोनों रजिस्टर को वैल्यू को स्वैप करना है या इन दोनों को कंप्यूट करना है, तो हम दोनों को पॉप करेंगे, जो भी परफॉर्मेंस है उसको अप्लाई करेंगे, फिर उनको स्टैक में इंसर्ट कर देंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब हम कोड लिखना चालू करते हैं। तो कोड लिखने के लिए गाइस पहले मैं डायरेक्ट आपको कोड लिखना बता देता हूँ। आप डायरेक्ट कोड ट्री पर ही लिखिए, फिर उसको आप अरेंज कर लीजिए, तो इसमें आसानी होगी आपको कोड बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम कोड बनाते हैं, किसके लिए कोड बनाते हैं हम, इस पर्टिकुलर लेबल के लिए। लीफ नोड से स्टार्ट करना है हमको, तो लीफ नोड से स्टार्ट करना है क्या, अच्छा कोड बनाना क्या है गाइस, कोड बनाना यानी हम असेंबली कोड बनाएंगे। असेंबली कोड में इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमको रजिस्टर में क्या करना है, स्टोर करना है और फिर फर्दर इसको प्रोसीड करना है। सिंपल कॉन्सेप्ट है। ओके, फिर हम देखेंगे कि एल्गोरिथम क्या कहता है। तो पहले मैं सिंपल आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि किस तरह से हमको कोड बनाना है, तो आप ये डायरेक्ट ट्री पर अप्लाई करिएगा तो आसान होगा। फिर कोड के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू। तो यहाँ पर जो है क्या है, लीफ नोड है, लीफ नोड 1। तो लीफ नोड पे जो भी वैल्यू है 1 उसको आप क्या करेंगे, यहाँ मूव कर देंगे। इस वैल्यू को क्या करेंगे, आप मूव करेंगे। तो वैल्यू क्या है हमारे पास, A है। कहाँ पर हमारा जो इस रजिस्टर है, पहला रजिस्टर क्या है, 0। ये इसका कोड बन गया। क्या किया आपने, यहाँ पर लेबल 1 का लेफ्ट साइड था, ओके। A की वैल्यू को कहाँ स्टोर कर दिया, मूव कर दिया R0 पर। A की वैल्यू को R0 पर स्टोर कर दिया, सिंपल।
अब ये अगला लीफ नोड है, इसका जो लेबल है 0, इसके लिए हम कोड नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि 0 यानी इसको किसी रजिस्टर की जरूरत नहीं है। आगे आ गए, आगे देखा हमारे पास बना ई। अब ई का वैल्यू लेबल 1 है तो इसको भी मूव करेंगे, तो इसके लिए कोड क्या होगा? सिंपल लिखिए, मूव करो। किसको मूव करना है? ई को। कहां मूव करना है? R0 पर ही मूव कर दो। क्लियर? R0 पर ही मूव कर दिए। क्लियर? आगे चलते हैं, आगे हमने देखा सी है। सी अभी लीफ नोड पर काम कर रहा है, ये लीफ नोड का कोड सेगमेंट है। सी है, सी की वैल्यू को भी कहां मूव कर देंगे? हम R0 पर मूव कर देंगे। मूव किया सी की वैल्यू R0 पर। क्लियर? तो गाइस, इससे समझ में क्या आया? अभी तक हमने जो कोड लिखा है वो लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड के लिए लिखा है जो लीफ पर है, यानी जो लीफ नोड है। ओके, उनका कोड सेगमेंट क्या होता है? उनका कोड सेगमेंट होता है ये, आप मूव करेंगे जो भी वैल्यू है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी समझ लीजिए, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है, इन लीफ नोड को नाम से जाना जाता है क्या? कि ये ट्री है तो ये अगर लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये राइट हैंड साइड पर है, तो ये जो नोड है ये N1 होगा, ये जो नोड है N2 होगा। इसका जनरल कोड देख लेते हैं। लीफ नोड पर चाइल्ड लीफ नोड, जो लीफ नोड है उसका वैल्यू 1 है, तो मूव करिए आप N1 को रजिस्टर पे, जो टॉप ऑफ द रजिस्टर है। स्टैक में टॉप में क्या है? R0, तो R0 लिख दीजिए। बस ये इसका स्टैंडर्ड कोड है। तो जो भी ट्री आप बनाए उस ट्री में ये कोड आप लिख दीजिए। क्लियर? अब ये हमारा हो गया, ये लीफ नोड कंप्लीट, इसके लिए कोई नहीं, इसके लिए ये हो गया, ये हो गया, यानी इतना काम हमारा रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है गाइस? अब हमें ऊपर चलना है, ऊपर यानी इस वाले नोड के लिए हमें वैल्यू को कंप्यूट करना है। तो इस वाले वैल्यू को कंप्यूट करने के लिए क्या करेंगे? ऐड है, ये ऑपरेटर है, डायरेक्ट लिखिए आप ऐड ऑपरेटर। ऐड ऑपरेटर आपने लिख दिया। ऐड ऑपरेटर लिखने के बाद ये जो वैल्यू है यानी N2, यहाँ पे D लिख दीजिए और इसको क्या करिए आप R0 पर स्टोर कर दीजिए। क्लियर? ऐड जो भी ऑपरेटर रहेगा आप ऑपरेटर लगाएंगे, जो भी N2 वैल्यू है उसको आप लिख देंगे और उसको भी R स्टैक पर आप R में जो भी आपके स्टैक में टॉप रजिस्टर है उसमें आप कर दीजिए। तो ये इसका कोड बना। ये किसका कोड बना? T2 का कोड बना। क्लियर गाइस? सिमिलरली हम आगे बढ़ते हैं। ये वाला हमारा ऐड वाला रेडी हो गया, R0 पर हमारी इसकी वैल्यू आ गई। अब हम T1 देख लेते हैं। T1 में हमारे पास क्या है? ये वैल्यू है, यहाँ पर B है। ओके, इसको हम अप्लाई करते हैं तो इसका कोड क्या बनेगा? ऐड अप्लाई करिए। ऐड अप्लाई किया क्योंकि ऐड ऑपरेटर है। ओके, N2 आपका जो नोड क्या है वो है B, और कहां पर स्टोर करेंगे आप? R0 पर स्टोर कर देंगे। ये R0 पर आपने इसको स्टोर कर दिया, इसकी वैल्यू जो है वो है 1। क्लियर गाइस? तो हमको जब ये सिचुएशन मिल गई कि यहाँ पर ये जब हम इंटीरियर नोड की बात करें, लीफ नोड में क्या स्ट्रक्चर है? ये मूव करेंगे। अब इंटीरियर नोड पर हमको कुछ कंप्यूटेशन करना है, तो जो भी ऑपरेटर है, क्या करा आपने? ऑपरेटर ले लिया। जो भी ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, जो भी है वो ऑपरेटर लिखेंगे आप। ऑपरेटर लिखने के बाद N2 यानी राइट हैंड साइड वाला नोड, तो इसका N2 क्या है? D, तो यहाँ पर N2, इसका N2 क्या था? B, यहाँ पे B। और टॉप ऑफ द स्टैक में क्या है? R0, सिंपल R0 परफॉर्म करेंगे। ओके, ये हो गया पहला केस, ये हो गया दूसरा केस। अब बात आती है गाइस किसकी? कि यहाँ पर भी हमको कोड मिल गया, यहाँ पर भी कोड मिल गया। अब हमें इसकी वैल्यू को कंप्यूट करना है। ओके, किसकी वैल्यू को? जब यहाँ पर भी कोड है, यहाँ पर भी कोड है, तो इसकी वैल्यू किस तरह से कंप्यूट होगी वो हमको देखना है। तो इसकी वैल्यू कंप्यूट करने के लिए गाइस हमें क्या करना है? सबसे पहले एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो ऑपरेशन क्या है? जो भी स्टैक जो है अभी तक जो R0 R1 था, इसकी वैल्यू को आप स्वैप कर दीजिए। तो इसकी वैल्यू जब स्वैप होगी तो क्या होगा? R1 ऊपर आ जाएगा और R0 जो है वो नीचे आ जाएगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? जब आपके दोनों नोड पर कोड जनरेट हो गया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर? यहाँ पर भी कोड है, यहाँ पर भी कोड है, तो यहाँ पर आप क्या अप्लाई करेंगे? स्वैपिंग अप्लाई करेंगे। जब आप स्वैपिंग अप्लाई कर देंगे तो R1 ऊपर, R0 नीचे। क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब हमें
कोड जनरेट करना है। तो कोड जनरेट करना है, इसके लिए कोड जनरेट करना है, लेकिन पहले हम अभी ये वाला हमारा पेंडिंग है, तो पहले हम इसके लिए कोड जनरेट कर लेते हैं। इसके लिए इस पर्टिकुलर कोड जनरेट करने के लिए सेम है जो आपका सब्ट्रैक्ट लगाएंगे आप, सब्ट्रैक्शन क्योंकि ऑपरेटर है। ऑपरेटर लगाने के बाद आपका जो आपने जो स्वैप किया था वो लिख दीजिए डायरेक्ट। तो R1 और R0 ये इसका रेडीमेड कोड बन गया। क्लियर? R1 R0 ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये जो वैल्यू थी ये R1 में स्टोर हुई थी, ये वैल्यू जो थी ये R0। तो अब जो स्टैक है ये इस तरह से हमने इसको रेडी कर दिया। अब हम बात करते हैं किसकी, X की बात करते हैं। तो X में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन लिख देंगे डायरेक्ट। सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करोगे किसको आप, ये वाले पैरामीटर को, स्वैपिंग की थी तो स्वैपिंग में क्या आया था R1, R1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, सब्ट्रैक्ट करेंगे R0 से। तो दिस इज द कोड। अब इन दो कोड के लिए कैसा कोड बनेगा वो देख लीजिए। तो ये जो है ऑपरेटर आप अप्लाई करेंगे, ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद जो भी आपका टॉप ऑफ द स्टैक होगा, है ना, तो यहाँ पर टॉप ऑफ द स्टैक, टॉप ऑफ द स्टैक का वैल्यू हमारे पास क्या था R1 इन आवर केस, क्योंकि दो हम यूज कर रहे थे, और एडिशनल R यानी जो भी R आपने यूज किया है वो। सो गाइस इस तरह से हमने क्या किया, इसका कोड जनरेट कर लिया। अब बारी आती है कि यहाँ पर हम एल्गोरिथम कैसे अप्लाई करेंगे और इन केसेस को कैसे, यानी ये केसेस कैसे बने, इनका कोड क्या था, क्यों ये कोड बने। क्लियर? एक बार फिर से हम इस ट्री स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जो लीफ नोड है, लीफ नोड पर आप डायरेक्ट कोड लिखिए। कौन सा वाला, पहला वाला मूव, ये जो वेरिएबल है उसको R में कर दीजिए। मूव ये जो वेरिएबल है इसको भी R0 में कर दीजिए। मूव ये जो वेरिएबल है इसको भी R0 में कर दीजिए। ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब हमें इसके लिए काम करना था, इसके लिए काम करने के लिए सेकंड हमने ये अप्लाई किया ऑपरेटर, जो भी N2 है, ये D था बचा था, ऑपरेटर N2 R0। ऑपरेटर R0 में ये वैल्यू थी, ऐड करेंगे ऑपरेटर यानी दिस वन, N2 यानी D और R0। ये कोड हमारा T2 के लिए रेडी हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी ये कोड T1 के लिए अप्लाई होगा, ऑपरेटर ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू रेडी। अब बात आती है किसकी, टी इस वाले की, कि यहाँ पर भी कोड है, यहाँ पर भी कोड है। तो आप क्या करिए, आप जो वैल्यू थी उसको स्वैप कर दीजिए। क्लियर? ऑपरेटर अप्लाई करिए, ऑपरेटर अप्लाई किया, R1 यानी ये वाला जो वैल्यू है R1 और ये वाला जो वैल्यू है R0। क्लियर? तो ये इंडिकेट कर रहा है R1 को, ये इंडिकेट कर रहा है R0 को। इतना काम हो गया। अब यहाँ पर भी कोड है, यहाँ पर भी कोड है, सेम स्टैक को हम यूज करेंगे आफ्टर स्वैपिंग। सब्ट्रैक्टर यानी ऑपरेटर लगाया, ऑपरेटर लगा के R1 R0, तो ये हमको फाइनल कोड मिला। अब इस कोड को हम लिख लेते हैं कि हमारे पास फाइनली मशीन कोड वो जो बना है वो क्या बना इस पर्टिकुलर 3 एड्रेस कोड के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मूव करेंगे A को R0 पर, ओके, देन मूव करेंगे E को R0 पर, देन मूव करेंगे C को R0 पर, देन ऐड करना है D को R0 पर, ओके, देन यहाँ पर ऐड करना है B को R0 पर, इस वाले पर सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 को R0 से, और फाइनल X के लिए जो कोड लिखा है वो लिखा है सब्ट्रैक्ट करेंगे आप R1 को R0 से। सो गाइस दिस इज द कोड फॉर दिस पर्टिकुलर 3 एड्रेस कोड। अब हम अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ये जो हमने बनाया है ये कोड जो है वो केसेस पर कैसे डिपेंड्स करते हैं। So thank you so much guys watching this particular video. We will meet again in the new video lecture. Continue the second part of labeling algorithm.